हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज। इनफैक्ट आप सभी का आज से शुरू होने वाला है एंड ये जो सीरीज है Q2AC यानी क्वारंटाइन टू असिस्टेंट कमांडेंट। क्वारंटाइन टू असिस्टेंट कमांडेंट कहने का मतलब आप घर पे है, आपका क्वारंटाइन में है, आप लॉकडाउन में है, तब आपको कोई डरने का जरूरत नहीं है। आप 100% बनेंगे असिस्टेंट कमांडेंट बिकॉज आपका 100% कोशिश है, 100% प्रयास है। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट इन ऑर्डर टू अचीव एन असिस्टेंट कमांडेंट। सो नेवर फील फ्राइटेड, नेवर फील अफ्रेड, नेवर फील डिप्रेस्ड, नेवर फील डिमोटिवेटेड। ठीक है ना? तो आप आज इस लेक्चर में पॉलिटी सब्जेक्ट का कुछ एमसीक्यूज हम आज ले लेते हैं। दैट इज द एमसीक्यू सीरीज फॉर 2020 सीएपीएफ एग्जामिनेशन Q2AC यानी क्वारंटाइन टू असिस्टेंट कमांडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, with reference to the powers of the president mentioned in the constitution, consider the following statement। यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में कुछ उनका पावर्स के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इट इंक्लूड्स द पावर टू अपॉइंट अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? आर्टिकल 76 के हिसाब से अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा देख लीजिए, President can appoint a commission to investigate the condition of SC, ST and other backward classes। कहने का मतलब SC कमीशन अपॉइंट करेगा। कमीशन सारा अपना 338 आर्टिकल के अंदर रहेगा। 338 जो है वो SC कमीशन का बात कर रहे हैं। 338A जो है वो ST कमीशन का बात कर रहे हैं। 338B जो है वो OBC कमीशन का बात कर रहा है। ठीक है ना? ध्यान से समझना, ओबीसी कमीशन को ही हमने हाल ही में अपॉइंट किया है। इट वाज अपॉइंटेड रिसेंटली। एससी कमीशन और एसटी कमीशन तो एग्जिस्टिंग कमीशन है। इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? फिर सेकंड स्टेटमेंट सही है गलत? बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही हो जाएगा। ध्यान से देखना, ओबीसी कमीशन इस साल के लिए 100% इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। क्यों? क्योंकि पहले बार हमने ओबीसी कमीशन इसी साल हमने अपॉइंट किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ओबीसी कमीशन? यानी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ओबीसी कमीशन कौन है? वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ओबीसी कमीशन। नेक्स्ट देखना, प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन इज नेसेसरी फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मनी बिल। अपने संविधान में 3 तरह का बिल्स होता है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधानिक संशोधन का जो बिल होता है वह इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन ये जो मनी बिल है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमति जरूरी होता है। कहने का मतलब प्रेसिडेंट्स अप्रूवल इज मैंडेटरी for the introduction of money bill. So the third statement is also absolutely fair and the correct answer for the question would be D. 1, 2 and 3 will be the correct answer for the question. इस question का जो भी MCQ का सीरीज है वो सीरीज आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा। जिनको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वो लिंक से वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज द अनाउंसमेंट फॉर टुडे। एंड अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। सीएपीएफ का जो पेपर 2 का बुक है, पेपर 2 का बुक नया एडिशन इस साल का एक बहुत ही जबरदस्त लाल रंग, ठीक है, रेड कलर का बुक आपके पास आने वाला है बहुत जल्द। पेपर 2 का बुक 2019-20 जिसमें आपका पूरा पेपर 2, ये बुक जो है, ये बुक एक तरह से आपको बुक गाइड है, एक बेसिक गाइड है जो हर एस्पिरेंट को ये बुक बहुत काम का है। क्योंकि पेपर 2 का सारे टॉपिक्स, एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रेसाई, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर सब आपको इसी में है। एंड ये पेपर 2 का बुक बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, it is going to be launched, but stay tuned to know the more updates about the paper 2 books। और इस साल का ऑफर है फ्री पेपर 1 मिनी टेस्ट सीरीज पीडीएफ 1800 क्वेश्चंस। 1800 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है आपको फ्री इसके साथ मिलने वाला है। जैसे पिछले साल हमने
फ्री फाइल लेंथ फुल टेस्ट सीरीज आपको पिछले वाला बुक में, लास्ट ईयर का बुक, ये लास्ट ईयर का बुक है 2018-19 का, ये इस साल का बुक है। बहुत ही ट्रांसफॉर्म टॉपिक्स, पूरा नया टॉपिक्स आपको, लगभग 151 टॉपिक्स के साथ आपको ये सीएपी पेपर 2 बुक मिलने वाला है, जिसमें आपको एसे, आर्गुमेंट और रिपोर्ट तीनों चीजों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलने वाला है। सो stay tuned to get the more updates with regard to paper 2 books. Anyways, second सवाल देख लीजिए। Consider following statements with respect to the power of the president and governor in the Indian political system. ठीक है, दोनों को बराबर मान के सवाल है। President and governor enjoy equal powers in matters of disqualification of the members of parliament and the concerned state legislature respectively. यानी स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब एमएलए, सेंट्रल का मतलब एमपी। एमपी को कौन निकालते हैं? प्रेसिडेंट। एमएलए को कौन निकाल सकते हैं? गवर्नर। लेकिन ध्यान से समझना एक चीज, ये दोनों के पास जो पावर है एमएलए या फिर एमपी को हटाने का, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के परव्यू में नहीं आएगा। यानी एक एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कोई भी एक मेंबर एक पार्टी से चुन के दूसरे पार्टी में चले जाता है, तब उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन पावर स्पीकर के पास रहते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास नहीं रहते हैं। लेकिन इधर पूछा एंटी डिफेक्शन पूछा नहीं है, तब फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। सेकंड देख लीजिए, गवर्नर एंजॉयज द सेम पार्डनिंग पावर एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑल केसेस एक्सेप्ट दैट ऑफ डेथ पेनल्टी। एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी अपने प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास कुछ पावर्स होता है, जैसे पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव, रेमिशन, कम्यूटेशन, इस तरह से। एंड डेथ पेनल्टी को छोड़ के बाकी सारे पनिशमेंट्स को गवर्नर चाहे तो हटा सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको पूरा पार्डनिंग दे सकता है। तब डेथ पेनल्टी को नहीं दे सकते, तब ये सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा देखो, प्रेसिडेंट गवर्नर एंजॉयज द सेम पार्डनिंग पावर एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑल द केसेस एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी को छोड़ के बाकी सब में इक्वल पावर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ध्यान से देखना सवाल, आप हमेशा which of the following is are correct, ये अच्छा सा पढ़ना। which of the following is incorrect, ये भी आपको एग्जाम में कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। पहले तो मैं बोलता हूं पहले ये पढ़ो, उसके बाद सवाल पढ़ो, ठीक है ना, ये आपसे हम प्रार्थना करते हैं। सो which of the following statement फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, फिर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देख लीजिएगा, proclamation of emergency under article 352 can be made if India or any part of the territory is threatened by। यानी 352 के अंदर जो इमरजेंसी लगाने का जो कंडीशन है, वो कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है करके आपसे सवाल पूछ रहा है। वार, यस लगा सकते हैं। एक्सटर्नल अग्रेशन, यस ये भी लगा सकते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले लगाते थे, अभी नहीं लगा सकते। आर्म्ड रेबिलियन, ये अभी कारण है, इसको हटा करके हमने आर्म्ड रेबिलियन लाया है 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इमरजेंसी में जो भी बदलाव आया है, जो भी चेंजेस आया है, वो आप एक बार इसमें देख लेना। तब 1 ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 अभी नहीं है फिलहाल, 4 अभी भी है। तब 1, 2 and 4 यानी B will be the correct answer for the question. Next देखना, no person shall be eligible for election as the president unless he she, ठीक है ना, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनने का कुछ क्वालिफिकेशन क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट देख ले, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो क्वालिफिकेशन चाहिए। हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 years, ये भी चाहिए। नहीं सॉरी, completed the age of 30 नहीं, completed the age of 35, very sorry, 35 years, फिर सेकंड आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। He is qualified for the election as a member of parliament, yes ये भी है, मतलब ये एमपी रहना जरूरी नहीं है, लेकिन एमपी बनने के लिए ये एलिजिबल रहना चाहिए, बस इतना दे रखा है। तब तीसरा सही है, पहला भी सही है, 1 and 3 will be the correct answer। दूसरा गलत है ना, क्योंकि उम्र जो है वो 35 है, 30 नहीं है। नेक्स्ट देखो, who is authorized to decide over the dispute regarding the qualification of member of disqualification of member of parliament, यानी member of parliament को हटाएंगे कौन? अभी बताया था ना मैंने आपसे, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं दिया है। एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं दिया तो जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंट।
यदि आपसे सीधा सीधा पूछेंगे कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन निकालते हैं, तब आपका जवाब बन जाएगा स्पीकर। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी विल बी द आंसर। Who was the second president of Indian Republic? यानी भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? एग्जाम में आपको ये लगता है पहला राष्ट्रपति पूछेंगे तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपसे पूछ रहे क्या दूसरा राष्ट्रपति, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ध्यान से देखना, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सर्वेपल्ली राधाकृष्ण। कौन है मां? सर्वेपल्ली राधाकृष्ण इज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट तो डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद है। इस तरह का जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत काम का है, क्योंकि आपसे राष्ट्रपति से पूछा जाएगा हु इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गेट इलेक्टेड यूनानिमसली, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू गेट इलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेकंड प्रायोरिटी वोट्स, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई व्हाइल इन द ऑफिस। इस तरह का बहुत फैक्चुअल सवाल आपसे पूछेंगे, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं? मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली, पीपल डायरेक्टली। फोर्थ गलत है, लोकसभा अलग से दिया फिर भी गलत हो जाएगा, राज्यसभा अलग से दिया फिर भी गलत हो जाएगा, और इसका सही जवाब होगा सी। क्योंकि प्रेसिडेंट के जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंट के चुनाव में एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते। एमपी लोकसभा और एमपी राज्यसभा, ये कौन पार्टिसिपेट करते हैं और कौन नॉट पार्टिसिपेट, यानी कौन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट नहीं करते कौन? एमएलसी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हीं के साथ एमपी नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट ना करेंगे, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एमपी नॉमिनेटेड। एमपी नॉमिनेटेड का मतलब होता है राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति आर्ट, साइंस, लिटरेचर और पब्लिक सर्विस से नॉमिनेट करते हैं, और लोकसभा में 2 लोगों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन से नॉमिनेट करते हैं। तब ये 2 लोग और ये 14 लोग, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना है। फिर अगला सवाल, which schedule of the constitution is related to the allocation of all the seats in Rajya Sabha to the states and union territories? यानी भारत के संविधान में पूरा अभी 12 शेड्यूल है। मैं तो आप सभी से बोलता हूं 12 का 12 शेड्यूल आपको रखना है। I want you people to mug up and remember all the 12 schedules of the Indian Constitution। अब ध्यान से देखना है, अभी पूरा 12 शेड्यूल से कौन सा शेड्यूल है जो राज्यसभा के बारे में बात करते हैं? उसका सही जवाब है फोर्थ शेड्यूल। कौन सा मां? फोर्थ शेड्यूल। आपका आज का असाइनमेंट है 1 से 12 पूरा शेड्यूल रख लेना, ठीक है? रखना बोल रहा हूं, आई एम यूजिंग द वर्ड मगअप, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड रिवाइज। रिवाइज करने से रिवाइज ही हो जाएगा, रिवाइज करता ही रहना पड़ेगा आपको। अब भूलते जाओगे, आप पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे, लेकिन रखना है, आई एम यूजिंग द वर्ड। फिर 9th क्वेश्चन देखो, 10th शेड्यूल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर, यानी 10वीं शेड्यूल जो है वो संविधान में कब जोड़ा गया? ध्यान से समझना, अभी मैंने बोला था ना आपसे पूरा 12 शेड्यूल है, लेकिन पहले सिर्फ 8 शेड्यूल थे, अभी 4 और जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने जोड़ा, यानी संविधानिक संशोधन से हमने 4 अलग शेड्यूल को हमने ऐड किया है। तब आपसे पूछा जा रहा है 10th शेड्यूल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर, 10th शेड्यूल को हमने ऐड किया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के हिसाब से। हमने कैसे ऐड किया मां? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से हमने ये 10th शेड्यूल को ऐड किया है। नेक्स्ट देखना 10th क्वेश्चन, which of the following is are powers given to the governor of the state? ठीक है, गवर्नर को कौन कौन सा पावर है? अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, कौन अपॉइंट करेगा? एब्सोल्युटली गवर्नर। रेकमेंड फॉर द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 के हिसाब से एक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए राष्ट्रपति पालना लगा दो, राष्ट्रपति का जो रूल है वो भी लगा दो। वो बताने का मतलब रेकमेंड करने का जो पावर है वो किसके पास है मां? वो भी गवर्नर के पास है। तो दूसरा भी सही है।
फिर देख लीजिए promulgating ordinances when state legislature is not in session. ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक टेम्पररी लॉ। लॉ कौन बनाते हैं? लेजिस्लेचर बनाते हैं। लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर होता है, यूनियन लेजिस्लेचर होता है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अपना असेंबली भी होता है, काउंसिल भी होता है और गवर्नर होता है। वैसे इधर लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है। एक बिल लाएंगे, बिल को असेंबली पास करो, बिल को काउंसिल पास करो, बिल को गवर्नर साइन करो, तब जाके वो लॉ बनेगा। लेकिन जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है ना, तब ये दोनों मान के चलो सेशन में नहीं है, फिर भी हमें कुछ लॉ पास करना, तब वह कानून को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। इसीलिए ऑर्डिनेंस को क्या बोलते हैं मां? टेम्पररी लॉ। क्या बोलते हैं उसको? टेम्पररी लॉ। और ये जो ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस का जो टेन्यूर होगा वो 6 मंथ 6 वीक का टेन्यूर होता है। इसका टेन्यूर कितना है? 6 मंथ 6 वीक। फिर तीसरा स्टेटमेंट जो है promulgate ordinances when state legislature is not in session, ये भी सही हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेटमेंट देख लीजिए, seeking information from the chief minister with regard to the administrative and legislative matters, यानी administrative and legislative matters पे जो समाचार है वो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर से गवर्नर ले सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। फिर चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, फिर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही है, बस आज के लिए हम इस 10 सवाल हमने सॉल्व किया है। ये जो 10 सवाल का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपका जैसे मैंने पहले बताया आपका वो टेलीग्राम ग्रुप में हम सेंड कर देंगे आंसर के साथ, ठीक है ना? आंसर के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करेंगे। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है वो पॉलिटी नहीं, हर सब्जेक्ट का आपका एमसीक्यू सीरीज आते ही रहेंगे, तो देखते रहना एवीकेएस एकेडमी। और मत भूलना Q2AC, क्वारंटाइन टू असिस्टेंट कमांडेंट, ये हमारा स्लोगन है इस साल के लिए। CAPF-AC क्रैक करने तक हमारा बस यही मकसद है, जितना चाहे उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना चाहे उतना एसे लिखेंगे, पेपर टू प्रैक्टिस करेंगे, पेपर वन प्रैक्टिस करेंगे और असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।